की डिफेंस में लिखी गई थी। पहले जो राइटिंग मोड होता था ना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में होता था, उसको पोइट्री कहा जाता था। ये तो बाद में हुआ ना कि अच्छा जी ये प्रोज भी होता है, ये ड्रामा भी होता है, ये पहले सिर्फ पोइट्री ही कहा जाता था। ठीक है, आर्टिस्ट का जो वर्क है वो पोइट्री होता था, उसको पोइट्री कहा जाता था। इसलिए आप देखें, हमने रीड्रेस ऑफ पोइट्री में भी हमने पढ़ा था रीड्रेस ऑफ पोएजी, पोइट्री को हम पोएजी कहा करते थे पहले। तो एक्चुअली जो मोड था ना राइटिंग का, एक दौर आया था जिसमें टी.एस. इलियट, फिलिप सिडनी ने डिफेंस किया था फॉर इंग्लिश लैंग्वेज और इनकी राइटिंग स्टाइल का, पोइट्री का डिफेंस किया था। उसमें ये हुआ था कि हर तरह की राइटिंग बीच में आ गई। ठीक है, लाइक अब आप देखें ना पंजाबी का वो जो सॉन्ग है वे गुजरा वे, इज दैट द थिंग के मतलब कितना एक अजीब सा वर्ड है ना, कि पंजाबी जो कि एक सूफियाना लैंग्वेज थी एक दौर में, हिस्ट्री में एक सूफियाना लैंग्वेज थी, ट्रेडिशन अगर पंजाबी की देखी जाए, इवन सिंधी की भी देखी जाए, तो हम क्या कहते हैं कि ये तो सूफियाना लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर सूफीइज्म जो है वो देखी जाती है। लेकिन अगर आप उसको यहाँ पे ले आओ कि जी मतलब वो आप कभी पंजाबी अब के सॉन्ग्स देखें या थोड़ा सा आप 10 साल पीछे चले जाएं, पंजाबी की तो उन्होंने ट्रेडिशन की टांग ही तोड़ दी। जो न्यू राइटर्स आए उन्होंने क्या किया, अपने अपने तरीके से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली होता क्या है, वो जो लैंग्वेज होती है ना वो अपनी सिग्निफिकेंस खो देती है। हर बंदा अगर अपनी मर्जी से लिखना शुरू कर देगा, हर इंसान जो है अपना अलहदा एक अलहदा ईंट की मस्जिद बना लेगा, तो आपकी जो एक सीक्वेंस चला आ रहा है एक ट्रेडिशन का, वो टूट जाएगा। फिर एक क्वालिटी वर्क सामने नहीं आता। ठीक है, फिर एक क्वालिटी वर्क हम सामने नहीं देख सकते। दैट्स व्हाई टी.एस. इलियट ने एक किताब लिखी जिसका नाम था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इंडिविजुअल टैलेंट उसने जो न्यू आज के क्रिटिक्स थे उनको उसने एक्चुअली मतलब टारगेट किया था, और ट्रेडिशन में उसने पास्ट जो हिस्ट्री में एक ट्रेडिशन चली आ रही थी उसको टारगेट किया। तो अब आप ऐसे समझे कि उसने पास्ट वर्क को और प्रेजेंट वर्क को, दोनों में से आप कहते हैं ना क्रीम निकाल लेना, दोनों की क्वालिटी निकाल लेना, तो उसने कहा कि ये दोनों चीजें मिलके एक क्वालिटी वर्क जो है वो बनाती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ओनली द पास्टनेस ऑफ पास्ट बट प्रेजेंट। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि देखें आज हम अगर खाना भी बनाते हैं तो वो क्या होता है, बेसिकली कहीं ना कहीं से हमें हमारी नानी दादी किसी ना किसी ने वो, हमारे जो पाकिस्तान में अगर कोई पाकिस्तानी फैमिली आती है तो खाना हम किस तरह से बनाएंगे, ट्रेडिशनल वे में ही बनाएंगे ना। तो फिर अब वो हम कहेंगे अच्छा जी ये इस हिसाब से क्वालिटी फूड है। इसी तरीके से जब हम राइटिंग करते हैं तो क्या होता है कि वो राइटिंग एक्चुअली जो है वो नॉट ओनली पास्टनेस ऑफ पास्ट होनी चाहिए बल्कि प्रेजेंट भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम जॉन कीट्स की बात करते हैं। जॉन कीट्स ने देखिए, जब हम ऑड टू नाइटिंगेल पढ़ते हैं उसके अंदर उसने क्या किया, या चले अभी मेरे ख्याल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मॉडर्न पोइट्री नहीं पढ़ी, हम उसको ले लेते हैं जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। उसके अंदर पास्टनेस ऑफ पास्ट क्या थी, एनीवन, क्या चीज, क्या ट्रेडिशन फॉलो की थी उसने, मिल्टन ने? हाँ जी क्लास, बताइए। में उसको वो ग्रैंडर स्टाइल उसका नहीं बनाया लैंग्वेज। नहीं, हिस्ट्री में उसको उसने किसको फॉलो किया? हम कहते आदम और ईव। हैं होमर की लाइड को फॉलो किया था। फिजा, फिजा ने कुछ बताना था, यही बताना था फिजा। होमर की लाइट को उसने फॉलो किया था ना, उसने एपिक को फॉलो किया था, एपिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया था, तो उसने कहा था मैंने भी भाई एक एपिक लिखा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि उसने, वो उसकी न्यूनेस थी। देखो उसने लाइड को पूरी की पूरी कहानी कॉपी पेस्ट नहीं की। होमर की लाइड एक एपिक थी जो कि हिस्ट्री में कहीं लिखी थी होमर ने। ठीक है, और वो कई किताबों पे मुश्तमिल थी, कई उसकी किताबें थी, तो उसको उसने फॉलो किया था। और उसने उस प्रेजेंट दौर में उसमें उसका इंडिविजुअल टैलेंट ये था कि अब उसको एक ग्रैंड सब्जेक्ट चाहिए था। उसने उसमें मिल्टन ने उसमें जो ग्रैंड सब्जेक्ट जो अडॉप्ट किया वो फॉल ऑफ एडम एंड ईव, पैराडाइज लॉस्ट, दैट वाज द सब्जेक्ट। ठीक है,
तो वो एक हॉलमार्क क्रिएट हुआ कि उसने उसके अंदर पास्टनेस ऑफ पास्ट भी डाला, और प्रेजेंट, उस प्रेजेंट दौर में जब किसी ने भी ये कहानी नहीं लिखी थी तो मिल्टन ने ये कहानी लिखी। हो गया इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन क्या फॉलो की थी उसने, एपिक की फॉलो की थी। इंडिविजुअल टैलेंट क्या था, उसने उसने वो कहता है मिल्टन का ग्रैंड स्टाइल, उसका उस ग्रैंड स्टाइल में भी, मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल में भी उसने होमरिक सिमिलीज को फॉलो किया। फिर आगे ट्रेडिशन, आगे ना ट्रेडिशन, तो फिर क्या होता है, क्वालिटी वर्क आपके सामने आता है। मैं अपनी तरफ से पोइट्री कर दूं, वे गुजरा वे, उधर से आ गया जी मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा, ठीक है, इधर से वो जो है पंजाबी वो जो टप्पे शुरू हो जाते हैं, मैं तो सस कुटनी। तो बेटा ये आप मुझे खुद बताया ना, अगर इस तरह के सॉन्ग्स मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे, या इस तरह की इस लेवल की पोइट्री आना शुरू हो जाएगी, मुझे बताएं इसमें ट्रेडिशन क्या है? Is that the quality language? Is that the Sufism? What is this? ठीक है, तो बेटा ये चीज आपको मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि देखिए इस तरह से हर कोई इस तरह की पोइट्री लिखना शुरू कर देगा तो जो लैंग्वेज होती है ना वो अपनी सिग्निफिकेंस लॉस्ट कर जाती है। ठीक हो गया? सेम इज द केस, अभी आप इंडियन सॉन्ग भी कभी, अगर वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं सॉन्ग सुनती, लेकिन चलते फिरते कहीं सुनने को काल में पड़ जाते, बंदा कहीं ना कहीं निकला हुआ होता है, द वे उसके अंदर वल्गैरिटी आ गई है, उसके अंदर जो है गालियां, इवन मैंने एक दो ऐसे भी, मैं पता नहीं कहीं से गुजर रही थी तो मैं सुन रही थी, मैं कहा यार ये तो सॉन्ग्स में गालियां भी स्टार्ट हो, तो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज हो रही है या पता नहीं क्या क्या, तो उससे क्या होता है कि वो जो हिंदी है या उर्दू है बेटा वो अपनी सिग्निफिकेंस खो जाती है। हर कोई अपने अपने मिजाज का जो है ना वो जो है, यानी कि वो जो आजकल स्लोगन जो है चला हुआ है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो दैट्स वाई अगर हर कोई अपनी मर्जी के तहत जो है लिखना शुरू कर देगा तो इंग्लिश अपने सिग्निफिकेंस खो देगी। इस चीज को जो है उसने फिर एक रूल्स एंड लॉज जो है वो प्रमोट किए थे टीएस इलियट ने, फिलिप सिडनी ने और अरिस्टोटल ने, और इसके अलावा सिमसिनी ने, कि भाई ये होना चाहिए पोइट्री की जो रूल्स एंड लॉज हैं कि उसको किस तरह से लिखना चाहिए, जो न्यू जनरेशन आ रही है उसको पोइट्री की क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी चाहिए, फिर वो एक अच्छी तरीके पे, अच्छे तौर पे एक पोइट्री जो है वो लिख सकेगा, और मतलब वो फिर एक अच्छा इंडिविजुअल टैलेंट होगा जो हमारे सामने आएगा। ठीक है, लेकिन उसके अंदर पास्टनेस ऑफ पास्ट होना चाहिए, ट्रेडिशन होना चाहिए, प्रॉपर एक अप्रोच होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो एक कंप्लीट वर्क जो है वो हमारे सामने आएगा। यहाँ तक बेटा अब मुझे बताएं किसी का कोई क्वेश्चन करते एक कोर्ट सामने खुल गई। द पास्ट शुड बी, टीरियट ने क्या कहा था कि द पास्ट शुड बी ऑल्टर्ड बाय द प्रेजेंट, कि पास्ट को प्रेजेंट के साथ ऑल्टर होना चाहिए। ठीक हो गया? उसके बाद वो कहता है कि ऑल्टर्ड बाय प्रेजेंट एज मच एज द प्रेजेंट इज डायरेक्टेड बाय द पास्ट, और प्रेजेंट जो है वो डायरेक्टेड होता है बाय द पास्ट, एंड द पोएट हु इज अवेयर ऑफ दिस विल बी अवेयर ऑफ ग्रेट डिफिकल्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और पोएट जो कि अवेयर होता है इससे, वो ग्रेट डिफिकल्टीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी अवेयर होता है। ठीक है, कि पास्ट शुड बी ऑल्टर्ड बाय द प्रेजेंट, कि पास्ट को प्रेजेंट के साथ ऑल्टर होना चाहिए और प्रेजेंट को पास्ट के साथ ऑल्टर होना चाहिए। तो ये प्रेजेंट जो है वो डायरेक्टेड बाय द पास्ट होना चाहिए, यानी कि जो पास्ट में आपकी जो भी ट्रेडिशन आ रही है आपको किसी हद तक उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, उसमें से कुछ ना कुछ आप अडॉप्ट कर रहे होते हैं। आज की भी आप लोगों ने जब मॉडर्न पोइट्री पढ़ी, हमने उसके अंदर ग्रीक माइथोलॉजी भी पढ़ी थी मॉडर्न पोइट्री में। सेम इज द केस, हम लोगों ने नॉवल के अंदर ईच एंड एवरीथिंग हमने कुछ ना कुछ पास्टनेस ऑफ पास्ट था उसके अंदर। ठीक है, तो हमने उसको ट्रेडिशन को फॉलो, हमने देखा कि जो अच्छे जो राइटर्स होते हैं वो इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। द सेकंड क्वेश्चन जो आपका आता है, देखिए दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक आता है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। उसमें एक चीज याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल, ये द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री जो है ये उसके अंदर उसका पार्ट है। ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन आता है द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री, सिर्फ इसके ऊपर,
तो फिर आप सिर्फ थ्योरी आप बताएंगे कि भाई ये एक ऐसे था जो कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल था, और ये थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री जो है ये उसका पार्ट है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर फिर ये क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। लेकिन अगर पूरा का पूरा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट आया तो आप उसके अंदर थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री जो है वो डिफाइन करेंगे। एंड द सेकंड पार्ट, टीलियट बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। In the second part, Eliot tries to define the process of depersonalization and its relation with the sense of tradition. अब ये जो सेकंड पार्ट है जिसमें अब देखिए इम्पर्सनल हो जाना, इम्पर्सनल किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना, हम बिल्कुल इम्पर्सनल, ला ताल्लुक हो जाना किसी चीज से, किसी बात से, हम कहते हैं इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम टोटली इम्पर्सनल हो जाते हैं। लेट्स सी व्हाट इज डीपर्सनलाइजेशन एंड इम्पर्सनल थियरी, ठीक है। तो डीपर्सनलाइजेशन भी यही होता है कि आप बिल्कुल अपने आप को किसी चीज से ला ताल्लुक कर लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर उस पीस ऑफ आर्ट में आपकी पर्सनैलिटी नजर नहीं आती, इसको डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं। जैसे कल मैंने आपको जॉन कीट्स की और टू नाइटिंगेल की एग्जांपल दी थी। तो एंड इट्स रिलेशन विद द सेंस ऑफ ट्रेडिशन, और उसका रिलेशन सेंस ऑफ ट्रेडिशन से। द मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस थ्योरी, अब देखें ये जो है ना रिलेशन टू सेंस ऑफ ट्रेडिशन, ये इस पूरे ऐसे का कीवर्ड है कि आपने रिलेशन विद सेंस ऑफ ट्रेडिशन के साथ रहना है। देखिए हर लाइन के ऊपर रिलेशन आएगा सेंस ऑफ ट्रेडिशन, जो भी चीज आप डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन विद सेंस ऑफ ट्रेडिशन उसके साथ साथ है, ठीक है। द मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस थियोरी इज द रिलेशन ऑफ पोएट्री विद द पोएट। अब इसके अंदर पहले हमने जो बात की थी वो सेंस ऑफ ट्रेडिशन की बात की थी, अब हम रिलेशन ऑफ पोएट्री विद द पोएट की बात करेंगे कि पोएट्री के साथ पोएट का क्या रिलेशन होता है। Eliot says honest criticism and sensitive appreciation is directed not upon the poet but upon the poetry. वो कहते हैं ये जो ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म है या ये सेंसिटिव एप्रिसिएशन है वो अपॉन द पोइट डायरेक्टेड नहीं होते बल्कि पोइट्री के ऊपर होती है। अब इसको जरा गौर से समझिएगा इस स्टेटमेंट। वो कहता है कि ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म एंड सेंसिटिव एप्रिसिएशन डायरेक्टेड नॉट अपॉन द पोइट, वो पोइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो पोइट्री के ऊपर डिपेंड करती है। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक चीज वो पोइट के ऊपर डिपेंड करती है लेकिन पोइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती लेकिन पोइट्री के ऊपर डिपेंड करती है? हाउ, ठीक है। अब इस चीज को समझें कि एक पोइट ने एक पोइट्री लिखी है लेकिन वो पोइट उसकी ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म और सेंसिटिव एप्रिसिएशन वो पोइट के ऊपर डिपेंड करती नहीं है, बल्कि हम ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं? हम पोइट्री पीस ऑफ पेपर के ऊपर जो आर्ट लिखा होता है हम उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं एज कम्पेयर टू द पोइट, ठीक है। ये हमारी ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म होगी या सेंसिटिव एप्रिसिएशन होगी एक वर्क ऑफ आर्ट की, कि हम पोइट से ज्यादा किसके ऊपर कंसर्न होते हैं? हम पोइट्री के ऊपर कंसर्न होते हैं। Eliot says that in most of the criticism we find the name and creativity of the poet, but when we seek for enjoyment of poetry we seldom get it. Eliot ये कहता है कि most of the criticism में हम find करते हैं name और creativity of the poet, ठीक है। लेकिन जब हम we seek for enjoyment of poetry we seldom get it. लेकिन जब हम enjoyment of poetry जो है उसको ढूंढना शुरू करते हैं तो हमें बहुत कम ये मिलता है। In this part, Eliot says that difference between mature and immature poets can be found out by liberty of special and very varied feelings that can enter into new combination. और Eliot कहता है कि ये जो difference between mature और immature poet है वो found out होता है by liberty of special and very feelings. आपकी लिबर्टी ऑफ स्पेशल और वेरी वेरिड फीलिंग, ठीक है। आपकी डिफरेंट फीलिंग्स है, आपकी चेंजिंग फीलिंग्स है। मैंने अभी आपको 3 गाने सुनाए थे पंजाबी के, तीनों की फीलिंग्स कैसी थी? मेच्योर थी, इमेच्योर थी, वेरिड थी, ठीक है। तो दैट इज द थिंग कि हर लैंग्वेज जो है, देखिए बेटा आज इंग्लिश यहाँ तक पहुंची है ना, वो इस वजह से पहुंची है क्योंकि अंग्रेजों ने उस लैंग्वेज के ऊपर काम किया, हमने उस लैंग्वेज को पे काम करना छोड़ दिया। आखिर देखिए रेनेसांस के दौर में
अगर इटली की भी तो पोइट्री जो है वो उसको ट्रांसलेट किया गया, जर्मन पोइट्री को, ये जो आपने वेटिंग फॉर गॉडो पढ़ा था जर्मन में लिखा गया था ना, तो वो जो है वो भी तो आखिर ट्रांसलेट हुई थी ना, कितने लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया गया। ठीक हो गया। जब हम कोई स्पेशल वर्क करेंगे तो ही तो वो ट्रांसलेट होगा। जब हम इस तरह की मतलब लिबर्टी हो जाएगी और हर कोई अपने तरीके से जो है इस तरह के सॉन्ग्स लिखना शुरू कर देगा, तो क्या होता है कि वो जो लैंग्वेज होती है उसकी जो सिग्निफिकेंस होती है वो लॉस्ट हो जाती है। और फिर वो क्या कहते हैं, यहीं से आप मेच्योर और इमेच्योर पोइट्स को जो है वो जज करते हैं, उनकी लिबर्टी ऑफ स्पेशल और वेरी वैलिड फीलिंग्स, कि उनकी लिबर्टी ऑफ स्पेशल यानी कि वो किस तरह से लिखते हैं, और उनकी वेरी वैलिड फीलिंग्स लाइक वो किस सेंस में लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो एक दौर ये भी आया था, आगे जाके आप फिलिप सिडनी में ये पढ़ेंगे कि इंग्लिश भी बेटा एक दौर आया था कि एक लॉफिंग स्टॉक बन गया था ऑफ चिल्ड्रन, जस्ट लाइक आज हमने उर्दू को भी एक लॉफिंग स्टॉक बना दिया। ठीक है। इलियड गिव्स इलस्ट्रेशन फ्रॉम साइंस केमिस्ट्री इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग सल्फरस एसिड देयर आर टू गैसेस नीडेड। और इलियड जो है वो इलस्ट्रेशन देता फ्रॉम साइंस केमिस्ट्री इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग, अब वो साइंस केमिस्ट्री यानी कि वो हमें बताता है, केमिस्ट्री की कुछ एग्जांपल्स देता है कि एक सल्फरस एसिड में देर आर टू गैसेस। सल्फ्यूरिक एसिड जब बनता है ना, उसके अंदर दो गैसेस जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, एक ऑक्सीजन और एक सल्फर डाइऑक्साइड। एंड ऑल्सो दे मस्ट हैव द प्रेजेंस ऑफ फिलामेंट प्लैटिनम, और उसमें एक प्रेजेंस ऑफ फिलामेंट भी चाहिए होता है जो कि प्लैटिनम होता है। ही कंपेयर्स दिस प्लैटिनम विद द पोएट। अब वो कहता है ये जो प्लैटिनम है ना वो पोएट है। इन दिस होल प्रोसेस फिलामेंट ऑफ प्लैटिनम प्लेज वाइटल एंड इनएविटेबल रोल। और उसके अंदर ये जो फिलामेंट होता है ऑफ प्लैटिनम वो वाइटल और इनएविटेबल रोल प्ले करता है, एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, एक जो पोइट होता है। बट येट दैट रोल इज इनडायरेक्ट, लेकिन वो जो रोल होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इन द प्रोसेस प्लैटिनम रिमेन क्वाइट अनअफेक्टेड बाय एनी गैस। अब उस प्लैटिनम, उस पूरे जब ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है ना, तो वो कहता है कि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन उसके अंदर एक कैटालिस्ट भी डाला जाता है। कैटालिस्ट किसे कहते हैं? कैटालिस्ट एक ऐसा मतलब एक ऐसी धातु होती है जो किसी भी रिएक्शन में यूज की जाती है। मतलब कोई भी जब फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री का, उसके अंदर कैटालिस्ट जो है वो ये करता है कि वो उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। जब दो गैसेस आपस में मिलती हैं और एक थर्ड फार्मूला क्रिएट होता है, तो वो जो है ऑक्सीजन और सल्फर में अगर हम प्लैटिनम का फिलामेंट ऐड करते हैं तो प्लैटिनम वैसे का वैसे रहता है, लेकिन एंड में जो प्रोसेस होता है उसकी, उस प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, यानी कि एक न्यू गैस बनती है जो ज्यादा बेहतर होती है और उसके रिएक्शन ज्यादा फास्ट होते हैं और उससे हम ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो जो पोएट होता है वो भी सेम ऐसे ही होता है। ठीक है। वो जो है मतलब वो भी एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। तो वो यहाँ पे यही कहता है कि इन द प्रोसेस प्लैटिनम रिमेन क्वाइट अनअफेक्टेड बाय एनी गैस। वो किसी भी गैस से बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है। इट रिमेन्स इनर्ट न्यूट्रल एंड अनचेंज, बिल्कुल अनचेंज पोजीशन में होता है। Similarly, the rest sulfurous acid that comes out from the process has no any trace of platinum. और इसी तरीके से वो जो रिजल्ट होता है सल्फ्यूरस एसिड का, या सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको बोलते हैं, दैट कम आउट द प्रोसेस, उसके अंदर कोई ट्रेस ऑफ प्लैटिनम होता ही नहीं है। यानी कि जो भी उसमें फार्मूला बनता है उसमें कोई ट्रेस ऑफ प्लैटिनम नहीं होता, ना ही प्लैटिनम जो है उस पर कोई असर होता है। Iliad consists that mind of poet should be like that shred of platinum. Iliad ये कहता है कि mind of poet जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही प्लैटिनम जैसे डीपर्सनलाइज हो जाता है, इम्पर्सनल हो गया ना। देखिए प्लैटिनम यूज तो हुआ, उसने रिएक्शन भी तेज कर दिया, लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड बना या सल्फरस एसिड बना उसमें प्लैटिनम है ही नहीं। ठीक है। तो वो कहता है कि पोएट भी बिल्कुल इस तरह से इम्पर्सनल होना चाहिए। इट शुड गिव इट्स टोटल कंट्रीब्यूशन इन क्रिएटिंग पोएट्री। पोएट को टोटल कंट्रीब्यूशन तो देनी चाहिए क्रिएटिव पोएट्री में, मतलब जब वो पोएट्री क्रिएट करता है, देन आल्सो इट शुड रिमेन अनअफेक्टेड, लेकिन वो अनअफेक्टेड होना चाहिए एंड सेपरेट व्हेन पोएट्री हैज कम आउट। और उसको
बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए पोइट्री जब सामने आए। सिल्विया प्लाथ की पोइट्री इम्पर्सनल पोइट्री नहीं थी, वो हाईली सब्जेक्टिव पोइट्री थी। सिल्विया प्लाथ तो याद है अमेरिकन लिटरेचर में आप लोगों को, है ना? तो वो इम्पर्सनल पोइट्री नहीं थी। अब इसमें हम देखते हैं, अभी तक हमने इम्पर्सनल पोइट्री क्या, इम्पर्सनल पोइट्री एक ऐसी पोइट्री होती है जिसमें शायर बीइंग एन ऑब्जर्वर एक पोइट्री लिखता है। आप लोगों को मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था अमेरिकन लिटरेचर में, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा पर्सनल होके पोएम लिखते हैं। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, हम दूर बैठ के एक चीज ऑब्जर्व करते हैं और हम वो लिखते हैं और हम बिल्कुल इम्पर्सनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन जा रही है, जैसे जॉन एशबरी की मेलोडिक ट्रेन सबको याद होगी, ठीक है? और वो जो है उस मेलोडिक ट्रेन, उस ट्रेन में बैठा होता है, वो कभी वॉच को देखता है, वॉच के बारे में लिखता है, इम्पर्सनल हो गया ना वो। फिर वो पहाड़ों को देखता है तो वो कहता है ये तो बिल्कुल ऐसे जिगजैग हैं जो लाइफ की तरह जा रहे हैं, लाइफ भी ऐसे ही है, हैप्पीजर्ड है, इनएविटेबल, उसके अंदर इंसिडेंट्स होते रहते हैं, ठीक है? तो वो कंपेयर करना शुरू कर देता है, वो अपनी एक सोच में चला जाता है, ठीक हो गया? तो ये क्या हो गया, ये उसकी इम्पर्सनल, उसकी ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव भी इसको कहते हैं और इसको ऑब्जेक्टिविटी भी कहते हैं कि बीइंग एन ऑब्जर्वर मैं एक पीस ऑफ पोइट्री लिख रही हूँ। और मैं इसी तरह से जॉन कीट्स की ऑड टू नाइटिंगेल, ऑड टू ग्रेशियन अर्न, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो बिल्कुल इम्पर्सनल हो गया। वो उसने एक नाइटिंगेल की कू की आवाज सुनी और वो उसके अंदर इतना खो गया कि उसने एक वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया के बारे में लिखा जो सिर्फ नाइटिंगेल की थी, उसमें जॉन कीट्स नहीं था। उसमें जॉन कीट्स ने एज अ कैटलिस्ट काम किया, उसने अपना फुल उसके अंदर उसने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन आप उस पूरी पोइट्री में देखें, जॉन कीट्स तो था ही नहीं, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर सिर्फ नाइटिंगेल, ठीक है, उसकी दुनिया थी। और वो कैसी दुनिया थी, वो उसने बड़ी खूबसूरती के साथ उसको बयान किया कि वो कितनी खूबसूरत वर्ल्ड थी। और बाद में वो अपनी वर्ल्ड में फिर उस दुनिया से निकल के अपनी वर्ल्ड में वापस आते हैं। दैट इज द इम्पर्सनल, उसकी इम्पर्सनैलिटी थी, उसने अपने आप को डीपर्सनलाइज कर लिया, ठीक है? उसने वो, उसके अंदर तो वो था ही नहीं। ऑटो नाइटिंगेल में कहीं जॉन कीट्स का तस्करा था नहीं। लेकिन जब हम सिल्विया प्लाथ को पढ़ते हैं, उसमें हम देखें वो हर चीज को अपनी पर्सनल लाइफ से, पर्सनल फीलिंग से, अपनी मैरिड लाइफ के साथ, अपने बच्चे के साथ कंपेयर करती है। कभी वो अपने बच्चे के बारे में लिखना शुरू कर देती है, कभी वो अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशन के बारे में लिखती है, कभी वो एक बी पोएम लिखती है जिसके अंदर वो कहती है कि भाई मैं तो एक एंट्रैप्ड वीमन हूं ना, शी वांट सम इंडिपेंडेंसी, ठीक है, वो उसको इंडिपेंडेंट लाइफ पसंद है या जो भी है। तो दैट इज हर सब्जेक्टिव पोएम। अब उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि उसने बिल्कुल डीपर्सनलाइज कर दिया था अपने आप को, लेकिन जॉन कीट्स की पोएम्स आर द बेस्ट जो एग्जाम्पल जो मुझे अभी तक लगी कि उसमें ये जॉन कीट्स की पोएम, इवन जॉन एशबेरी ने भी जो लिखा, दैट इज द डीपर्सनलाइजेशन। उसके बाद रिचर्ड विल्बर, ठीक है, वो भी जो लिखता है टोटली, उसने न्यूज़पेपर के बारे में लिखा, इल्म के बारे में लिखा। इसी तरीके से उसने वो जो द सिटीजन, क्या स्पैरो वाला जो था, स्टिल सिटीजन स्पैरो था आई थिंक, यही पोएम थी आई थिंक। तो वो क्या था, वो बेसिकली मार्जिनेलिया को देख लें, टोटली इम्पर्सनल पोइट्री। तो क्या था, उसने बिल्कुल अपने आप को डीपर्सनलाइज कर दिया। सेम इज द केस विद जॉन मिल्टन, एपिक को देख लें, उसमें जॉन मिल्टन तो था नहीं, था कहीं जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन नहीं था उसके अंदर। बिल्कुल वो डीपर्सनलाइज उसने अपने आप को कर लिया और एक पीस ऑफ पोइट्री उसने दिखाई जिसके अंदर जॉन मिल्टन नहीं था, लेकिन लिखी जॉन मिल्टन ने थी, ठीक है? तो और उसके अंदर ट्रेडिशन भी थी, पास्टनेस ऑफ पास्ट भी था और इंडिविजुअल टैलेंट भी था, तीनों चीजें आती हैं उसके अंदर। तो दैट इज द थिंग, इसको बेटर डीपर्सनलाइज कहते हैं कि वो उसके अंदर वो नहीं था, ठीक है? तो इसी को इलियड कहता है कि भाई आप पोइट्री लिखें जरूर, लेकिन असल पोइट्री वो होती है जिसके अंदर आर्टिस्ट काम तो करता है लेकिन वो अपने आप को बीच में नहीं डालता, ठीक है? उस पोइट्री में उसकी अपनी अपना आप, मतलब वो बिल्कुल, देखिए मैं इम्पर्सनल होके एक काम करती हूँ, मैं ज्यादा बेहतर करूंगी बजाय इसके कि मैं उसके अंदर अपनी राय डालना शुरू कर दूं। एक जनरल और न्यूट्रल व्यू पॉइंट से जो काम होके किया जाता है वो ज्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर कि मैं हर चीज में अपनी राय डाल दूं, ठीक है?
तो दैट इज द बेस्ट। वो जो काम होता है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने कहा कि जी आप ये ऐसे लिखें, अगर मैं टोटली डीपर्सनलाइज होके एक जनरल व्यू पॉइंट लिखूंगी, आई कैन डू एन हॉल मार्क इन दैट, ठीक है। ऑल दो हम एंड पे जाके कंक्लूजन में अपना एंड पे कंक्लूजन में हम अपना व्यू पॉइंट देते हैं ना, लेकिन ओवरऑल हम क्या करते हैं, जो हमारा जनरल नॉलेज होता है हम उसमें उसके मुताबिक एक ऐसे लिखते हैं कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो उसके अंदर हम डिफरेंट थ्योरीज जो हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी कोई ऐसे लिखा जाता है उसमें डिफरेंट थ्योरीज होती है, आप पहले उसको आर्गुमेंटेट करते हैं, आर्गुमेंटेशन में आप डिफरेंट क्रिटिक्स होते हैं उनके व्यू पॉइंट लिखते हैं, आप अपना व्यू पॉइंट नहीं लिखते। फिर आपको उसको डी आर्गुमेंटेट करते हैं, डी आर्गुमेंटेशन के लिए भी आप डिफरेंट क्रिटिक्स होते हैं उसके व्यू पॉइंट उठाते हैं और आप कहते हैं नहीं, इन इन क्रिटिक्स ने इस बात को निगेट कर दिया, एंड पे आप अपना कंक्लूजन दे देते हैं। तो आर्गुमेंटेशन, देन डी आर्गुमेंटेशन एंड देन फाइनल कंक्लूजन। तो उसमें क्या होता है, हम डीपर्सनलाइज होके काम कर रहे हैं, हम तो दूसरे क्रिटिक्स की बात कर रहे हैं और एंड पे जाके फिर मैं अपना कंक्लूजन देती हूँ, दैट्स ऑल। तो दैट इज, इस वजह से इसको कहते हैं बेटा इंडिविजुअल टैलेंट। अब जो इलियट के हिसाब से जो सही आर्टिस्ट होता है वो ये वाला होता है जो डीपर्सनलाइज होके काम करता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इलियट, द पोएट माइंड इज लाइक अ टेयर और यूटेंसिल, एक ऐसा बर्तन है इन विच नंबरस फीलिंग, फ्रेजेस एंड इमेजेस कैन बी स्टोर्ड और सीन। एक पोएट का जो माइंड होता है ना, वो एक बर्तन की तरह है जिसके अंदर नंबरस फीलिंग्स हैं, फ्रेजेस हैं, इमेजेस हैं जो कि स्टोर्ड हैं और सीज्ड हैं। व्हेन अ पोएट वांट, मतलब एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारे मतलब फीलिंग, फ्रेजेस, इमेजेस, सब कुछ है। व्हेन अ पोएट वांट्स देम, ही यूटिलाइजेस देम एंड यूनाइट देम। जब पोएट चाहता है उनको, तो वो क्या करता है कि वो उनको कंबाइन करना चाहता है या कोई नई चीज बनाना चाहता है, तो वो उनको यूटिलाइज करता है और यूनाइट करता है। It does not mean that the poem created by a poet shows his personality or nature. इसका मतलब ये नहीं है जो poem बनेगी वो उसकी personality या nature भी show करेगी। Eliot explained very basic thing of this his point that what is expressed by the poet is merely a medium, not a personality. वो कहता है कि जो express करता है ना poet, वो merely एक medium होता है, एक personality नहीं होती। ठीक है, हम एक मीडियम के तौर पे जो पोइट्स होते हैं वो एक्सप्रेस जरूर करते हैं लेकिन वो उसकी पर्सनैलिटी नहीं होती। He says the poet has not a personality to express but a particular medium. उसकी पर्सनैलिटी नहीं होती बल्कि वो एक पर्टिकुलर मीडियम में एक्सप्रेस करता है, विच इज ओनली अ मीडियम एंड नॉट अ पर्सनैलिटी, जो सिर्फ एक मीडियम होता है, पर्सनैलिटी नहीं होती। In this medium, the impressions and experiences come together in usual and unexpected way. और इसमें इस मीडियम में impressions और experience जो हैं वो unusual और unexpected ways में आते हैं। And other thing, in some impressions and experience seem valuable for a person. और इसी तरह से बाकी जो चीजें हैं, other thing is some impressions and experience जो कि valuable होते हैं एक इंसान के लिए, yet they may not be important for poetry. और शायद वो इम्पोर्टेंट नहीं होते पोइट्री के लिए। सेम वे some tribal experience and impression can become so important for poetry. देखिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो कि शायद इम्पोर्टेंट होते हों, वैल्यूएबल फॉर अ पर्सन, लेकिन पोइट्री में वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होगी। और इसी तरीके से कुछ ऐसे आम से एक्सपीरियंसेस होते हैं, हो सकता है वो पोइट्री में बहुत इम्पोर्टेंट हो। आपके ख्याल में जो रिचर्ड विल्बर ने वो जो पोएम लिखी थी, वो जिसमें नॉलेज की बात थी कि नॉलेज जो है वो बिल्कुल स्कैटर होके रह गया, मेरे जहन से नाम निकल गया उस पोएम का, हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी अमेरिकन लिटरेचर में। तो वो न्यूज़पेपर के बारे में लिखता है। वैसे एक आम सा आइडिया कि हम न्यूज़पेपर को फेंक देते हैं, उसके ऊपर पकोड़े तल के डाल देते हैं, ऐसे ही है। लेकिन उसने कितने तरीके से लिखा कि भाई ये मॉडर्न मैन जो है उसके लिए इल्म की कोई वक़्त नहीं है। आम सी बात थी ना, लेकिन एक पोइट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई, हमने कभी सोचा ही नहीं। सेम इज द केस, वो कहता है कि स्टिल सिटीजन स्पैरो में, स्पैरो देखने में एक चिड़िया जो सिर्फ चिरपिंग करती है, और वल्चर जो है वो पूरी जो कायनात है उसको साफ करने का जरिया है। और हम वल्चर से नफरत करते हैं जबकि हम स्पैरो को खूबसूरत समझते हैं। सेम इज द केस, हम सोफिस्टिकेटेड लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू द स्वीपर, द सर्वेंट्स, द जो गरीब लोग हैं हमारे, जो कि हमारी इस सोसाइटी में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हमारी सोसाइटी आज है इन गरीब लोगों की वजह से, ठीक है, अगर हम जी रहे हैं इन गरीब लोगों की वजह से जी रहे हैं, लेकिन
हम लोग इन चीजों के बारे में कभी जानते नहीं है और मानते भी नहीं है। देखिए, ईच एंड एवरी पर्सन इज द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये जो हम इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं ना कि मैं आजाद हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मियाँ बीवी को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, बच्चों को वालिदैन की, वालिदैन को बच्चों की जरूरत पड़ती है, हमें गरीब लोगों की जरूरत पड़ती है, गरीब लोगों की हमें जरूरत पड़ती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो रिचर्ड विल्बर ने, वो वहां पे एक आम सी बात है जिसको हम शायद सोचते भी नहीं है, लेकिन वो पोइट्री में एक इम्पॉर्टेंट चीज बन गई। Then Eliot says about the content that without context nothing can be understood. वो कहता है कॉन्टेक्स्ट के बगैर आप कोई भी चीज समझ नहीं सकते। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, आप टेक्स्ट को नहीं समझ सकते उस वक्त तक। हम क्यों जो है बहुत सा जो एक मिनट, क्लास मीटिंग एंड होने वाली।